Hello everyone, welcome back to Decode UPSC. This video is about CSET, and as Prelims 2024 is approaching, and it is one of the biggest fear in UPSC Prelims examination after 2023 paper. And if you follow this video till the end, you will get a doable solution to easily clear the cutoff mark for CSET despite the increasing level of difficulty. And even if you are terrible in maths. So for that, first we need to understand the reasons for failure in CSET, and then we will talk about the solutions, and in the end I'll also show you my paper and how I was able to attempt the paper and was cleared a bit easily because I got 25 out of 27 reading comprehensions marked correctly. So that is one of my strengths. So before that, let's talk about the reasons of failure of CSET, कि why most of the students or aspirants fails in this examination of CSET. First of all, not enough practice. अब होता क्या है जनरली कि हमारी आदत बन चुकी है कि व्हेन वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन हमें लगता है कि CSET की प्रिपरेशन हम लास्ट में कर लेंगे, जब हमारे पास 1-2 मंथ की विंडो बची होगी प्रीलिम्स की, तो देन वी विल स्टार्ट आवर प्रिपरेशन. सो जब ये करते हैं ना हम, तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेशर होता है जीएस को लेके कि हमें वो याद नहीं हो रहा, एंड वी हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स, PT 365, करंट अफेयर मैगजीन्स, स्टैटिक पोर्शन, और उसमें कहीं ना कहीं हम CSET को बैक सीट पे डाल देते हैं. एंड ड्यू टू दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कम टाइम डिवोट करते हैं CSET को, एंड ड्यू टू दिस लैक ऑफ प्रैक्टिस दे जनरली फेल्स इन एग्जामिनेशन. सेकेंड रीज़न इज़ दैट नो प्रॉपर स्ट्रैटेजी. मतलब वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, इस चीज़ को एनालाइज ही नहीं करते कि वेदर दे आर गुड इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस और लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट, क्योंकि सबका अलग अलग है. बिकॉज every aspirant is from different background, and on the basis of his background, his or her background, वो चीज़ डिफ़र कर सकती है. मे बी एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज़ गुड इन लॉजिकल रीजनिंग, बट ऐसा कंपल्शन नहीं है. बट मे बी a humanities student is good in reading comprehensions or logical reasoning. So this differs. So according to your strengths, your weaknesses, you have to maintain a proper strategy. But most of the students वो strategy नहीं बनाते. उन्हें लगता है कि CSET का पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है, हमें तो 66 मार्क्स लेके आने हैं, वो तो आ ही जाएंगे. But as you have already seen the 2023 paper, and it is one of the difficult papers, और उसमें बच्चों के 66 मार्क्स भी नहीं आए. मतलब देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट वेरी गुड स्कोर्स इन GS1 पेपर. दे आर स्कोरिंग लाइक 110 और 120, बट इन CSET दे आर नॉट एबल टू गेट 66 मार्क्स. मतलब आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है लेवल ऑफ CSET. एंड द थर्ड रीज़न इज़ टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो तो ऑफकोर्स देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच आर वेरी डिफ़िकल्ट. लाइक मतलब वो छोड़ने के लिए आते हैं. सो वो जो एक आर्ट ऑफ लिविंग होता है, यू नीड टू लर्न दैट. सो बच्चे क्या करते हैं, दे आर स्टक टू दैट क्वेश्चन. दे उस चीज़ को वो ईगो पे ले लेते हैं, एंड दे वर लाइक कि हम तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, हमसे कैसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे. सो यू डोंट हैव टू टेक दोज सच क्वेश्चन ऑन योर ईगो. एंड इस चक्कर में क्या होता है कि दे स्पेंड 5 to 10 minutes on that question, and उसके बाद भी श्योरिटी नहीं होती कि that question will be right or wrong. So इस चक्कर में आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो उन क्वेश्चंस के साथ, या फिर आप उन क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाते जो बहुत ही ईजिली डूएबल होते हैं. So इसकी वजह से क्या होता है कि आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पे टाइम लगाया, बट उस चक्कर में आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिए जो आपको ईजिली 2.5 मार्क्स दिला सकते थे. And I'm telling you because it happened most of the time in last year. It happened with me कि कुछ मैथ के क्वेश्चंस करने के चक्कर में I didn't get the time to read those questions of logical reasoning which was so easy. Although I cleared the cutoff, but the thing was that कि I could have scored more. I know it doesn't matter because 66 मार्क्स ही चाहिए, बट एटलीस्ट इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. आपको प्री के बाद ना ये नहीं सोचना पड़ता कि CSET में यार कहीं मैं रह गया तो मेरा तो मेंस की तैयारी वेस्ट हो जाएगी. सो यू डोंट हैव टू थिंक बी इन दैट डिलेमा. उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है ऑन दैट D-Day, दैट आफ्टर GS1 पेपर व्हाट स्टूडेंट्स डू कि वो डिस्कशन करने बैठ जाते हैं पेपर 1 के बारे में. यार यू
need to learn that कि paper 1 हो गया. And I'm telling you with my experience last year when I have given my GS1 paper, of course the paper was difficult. Everyone is, kind of messed up after paper 1. But there was a group of students who were sitting there and they were discussing the answers of paper 1 just after coming out of the exam hall after paper 1. And I was like कि यार मतलब you guys need to go to the paper 2 और उसके लिए थोड़ा सा यार मतलब you need to read them. But they were like कि paper 2 तो हो ही जाएगा. But when they came out after paper 2, they were like कि यार मतलब GS1 फिर भी चलो ठीक था, GS2 ने तो ज़्यादा ही like fucked up कर दिया. So that was the thing कि मतलब you don't, अगर paper 1 हो गया है just leave it there and keep yourself calm और be in that zone कि अब आपको CSET 2 मतलब GS paper 2 के लिए you have to keep in that mind. So these are the main reasons of why many aspirants fail in CSET examination. Other than that, let me show you my mark sheet that I got 84.18 marks in CSET and cut off जो होता है वो होता है 66 marks का. So I got a decent score मतलब थोड़ा. And main reason of qualifying this paper which was difficult, maths मैंने नहीं टच करी थी. एंड आई एम मतलब टू बी वेरी फ्रैंक आई एम नॉट वेरी गुड इन मैथ्स ऑल्दो आई एम एन इंजीनियर, बट मैं प्रैक्टिस नहीं करता. दैट्स वाई आई एम टेरिबल इन इट राइट नाउ टू बी वेरी फ्रैंक. मेरा स्ट्रेंथ है लॉजिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरा हर बार इसी लाइन में रहता है कि मोर देन 23 आई एम एबल टू राइट. सो इस साल क्या हुआ 27 में कॉम्प्रिहेंशन आए थे एंड आई वॉज एबल टू करेक्ट 25 ऑफ देम, जिसमें एक मैंने लेफ्ट किया था, आई डिडंट अटेम्प्टेड, और एक मेरा इनकरेक्ट था. अदर देन दैट मेरा सही था. एंड आई शो यू माई पेपर जो मैंने एग्जाम हॉल में मार्क किया था टू प्रूव यू दैट कि लाइक आई एम नॉट लाइंग सो हमने प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली, लेकिन व्हाट आर द सॉल्यूशंस, बिकॉज वी नो दैट कि अभी कुछ 20 दिन के आसपास ही रह गए हैं एंड 2024 प्रीलिम्स इज गोइंग टू हैपन एंड वी नो दैट कि सीसेट का पेपर पिछले साल से भी टफ आने वाला है. ये तो आप माइंड में प्रिपेयर हो जाओ इस चीज़ के लिए. डोंट थिंक कि पेपर इज गोइंग टू बी ईजी एंड यू आर easily gonna clear it. नहीं. First of all, for next 20 days, you need to work on your strengths. Weaknesses को find out करो, strengths को find out करो and play on your strength. Leave your weaknesses यार. मतलब अगर weaknesses में आपको लग रहा है तो just do the basics which are required and other than that leave it. अगर आपको reading comprehension में आपको पता है कि आपकी accuracy आ रही है 80%, so spend more time on reading comprehensions. Logical reasoning में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें आपको पता है कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो फोकस ऑन दोज एरियाज. जहाँ पे क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि हाँ यार ये नहीं बन रहे और ये फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, उन्हें 3 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं उन क्वेश्चंस को करने में, उस एरिया में बेसिक मिनिमम कर लो कि अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आता है तो यू विल नॉट लीव दोज क्वेश्चंस, बट बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है. एंड उसके बाद जो सेकेंड चीज़ है कि फॉर द रेस्ट 20 डेज यू नीड टू प्रैक्टिस डेली फॉर CSET. मतलब आपको दिन में 2 घंटे देने ही देने हैं. आप GS करो, अच्छे से करो, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर CSET फॉर GS, क्योंकि अगर GS में आपके 110 आ भी गए और CSET में अगर आपके 66 नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं है इन 110 मार्क्स का, कोई नहीं पूछने वाला. सो प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस. उसके बाद जो तीसरी चीज़ है कि यू हैव टू मैनेज योर 3 hours एफिशिएंटली. अगर GS1 का पेपर हो गया है या डोंट टॉक अबाउट GS1, भूल जाओ इसको, हो गया ख़त्म, कैसा भी गया हो, अच्छा गया हो बुरा गया हो, लीव इट देयर. उसके बाद आपको सिर्फ फोकस करना है GS2 पे, दैट इज CSET, एंड कुछ डिस्कशन नहीं करना. मैं आपको पर्सनली बताता हूँ मैंने क्या किया था लास्ट ईयर. इफ़ यू फाइंड इट फॉर योर फेवर आप फॉलो कर लेना, अदरवाइज लीव इट. मैंने क्या किया था, मैं CSET 2022 का पेपर लेके गया था एंड जैसे ही मेरा GS1 का पेपर ख़त्म हुआ आई न्यू दैट पेपर वॉज डिफिकल्ट, बट मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया. मैं बैठा और मैं CSET 2022 का पेपर सॉल्व करने लग गया, बी इट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, लॉजिकल रीजनिंग या मैथ के कुछ क्वेश्चंस. उससे मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं CSET के पेपर से पहले ही आई वॉज इन दैट माइंड सेट कि UPSC का पेपर ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे लिए अगले 2 घंटे भी जाके इसी चीज़ को रेप्लिकेट करना है. सो दैट इज़ द रीज़न कि मतलब मैं पेपर देखने के बाद भी आई डिडंट फक्ड अप. एंड व्हाट आई डिड कि आई वॉज एबल टू फोकस ऑन माई स्ट्रेंथ्स.
बिकॉज जब मैंने उस 3 घंटे के गैप में जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चंस के मेरे लॉजिक्स जो थे वो डेवलप हुए ड्यूरिंग दैट टाइम कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो इस तरीके से हुआ। जैसे आई टेल यू दैट देयर वाज दिस क्वेश्चन कि 92 मल्टीप्लाई बाय 93 मल्टीप्लाई बाय 94 डिवाइडेड बाय 12 व्हाट इज द रिमाइंडर, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन केम इन 2022। सो उस क्वेश्चन को मैंने 2022 को सॉल्व किया था। 2023 में एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन आया, divisible by 10 what will be the remainder. So I exactly knew that कि within fraction of 15 seconds I solved that question और मैं आगे बढ़ा। क्यों और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मैं जस्ट उससे पहले करके गया था। तो you never know कि sometimes what you do before the exam वो तुम्हें as it is मिल जाएगा एग्जाम हॉल में। So that's why you need to keep that thing. And fourth is how you will attempt the paper. द थिंग वॉज दैट कि हमने ये बात तो कर ली कि हमें अपना माइंडसेट क्या रखना है, ये चीज़ें कैसे करनी है, टाइम मैनेज करना है बिफोर एग्ज़ाम। बट एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है? एग्ज़ाम हॉल में आपको जो भी आपकी स्ट्रेंथ है सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करो। अगर आपकी स्ट्रेंथ लॉजिकल रीजनिंग है, गो फॉर द लॉजिकल रीजनिंग। अगर आपकी स्ट्रेंथ मैथ्स है और आपको पता है कि हाँ मैथ्स के क्वेश्चन आप कैसे भी आए आप कर लोगे विद द टाइम लिमिट, कीप डूइंग दैट। क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, तो मेरा ये रहता है कि आई स्टार्ट माई पेपर एंड विद इन 1 hour ऑफ टाइम आई ट्राई टू कंप्लीट ऑल द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस। सो मैं तो ऐसे करता हूँ, तो इसलिए मुझे रिजल्ट भी मिलता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस में। मैथ्स को मैं लास्ट के लिए रखता हूँ कि इफ़ आई गेट द टाइम आई डू इट, अदरवाइज आई लीव इट। क्योंकि मेरे अटेम्प्ट्स ऐसे ही रहते हैं यार, 47 से 50 के बीच में क्वेश्चन होते हैं मेरे, एंड उससे ज़्यादा मैं करता नहीं हूँ, मैं एक्यूरेसी पे खेलता हूँ। एंड 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आते भी नहीं हैं, सो यू डोंट हैव टू डू दैट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। यू नीड टू फाइंड द ईजी क्वेश्चंस। आपको CSET के पेपर में ट्रेजर हंट खेलना है, एज सिंपल एज दैट। जस्ट फाइंड द ईजी क्वेश्चंस, अटेम्प्ट देम। आप 80 क्वेश्चन इस माइंडसेट से मत जाना एग्जाम हॉल में कि आपको 80 के 80 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। नहीं, वो 80 क्वेश्चन के अगर चक्करों में पड़ गए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10 से 15 जो कि आप कितना ही ट्राई कर लो वो 5-5, 10-10 मिनट ले लेंगे और उनका आंसर नहीं निकलेगा। सो मतलब ट्राई टू लुक फॉर दोज ईजी क्वेश्चंस। वो होते हैं पेपर में यार, वो मतलब 30-35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यू कैन फाइंड देम एंड यू विल सॉल्व देम एंड दे विल बी लाइक हार्डली टेक 2 minutes। सो यू नीड टू फाइंड दोज क्वेश्चंस, दैट इज द रियल डील। एंड वो आप इजिली कर लोगे अगर आप अपना दिमाग खुला रखोगे एंड यू विल अप्लाई द कॉमन सेंस। बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना यार, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि इफ़ यू विल टेक द स्ट्रेस यू आर ऑलरेडी डन डूड, मतलब दैट्स ओवर। क्योंकि स्ट्रेस आपका जो क्वेश्चन इजी होंगे ना, जिनमें लॉजिक लग रहा होगा, वो भी गलत करके आओगे आप। डोंट ओवर थिंक, ट्राई टू फाइंड द इजी क्वेश्चंस एंड डोंट डिस्कस पेपर 1 in the gap between paper 1 and paper 2. So these are the few solution you need to keep in your mind if you want to clear the CSAT. That is the basic thing which you need to follow if you want to clear the CSAT. So मैंने आपको ये बताया कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में मेरा मतलब ऑलमोस्ट 95-96% की एक्यूरेसी है। सो आई शो यू माई पेपर कि हाउ आई रियली अटेम्प्टेड दैट। दिस इज माई क्वेश्चन पेपर। एज यू कैन सी द ब्लैक मार्क इज व्हाट आई अटेम्प्टेड इन द पेपर एंड जो सर्कल है वो आंसर की है, जो ऑफिशियल आंसर की है यूपीएससी की। सो यू कैन सी दैट माई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस वर ऑलमोस्ट all the correct ones. You see the black mark inside this is the thing which I marked in the paper. आप मैथ्स वाले क्वेश्चन मत देखना यार, मतलब ठीक है वो गलत भी हैं। See मतलब most of them are correct. You can see I marked B is the answer and this was the only question I left 15th. I didn't mark that. ये सिर्फ मैंने छोड़ा था, मे बी टाइम पॉजिटिव और समथिंग। उसके अलावा ये भी सही है मेरा, दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज राइट। यू सी मतलब वट आई हैव डन, लाइक आई हैव मार्क्ड ऑल ऑफ देम करेक्टली। सो दीज आर द थिंग्स। लेट मी टेल यू कि हाउ आई अटेम्प्टेड दिस पेपर एंड इफ यू want me कि how I solve the paper in the real exam like condition and how I solve my reading comprehension, I will make another video on that. So let's solve 1 or 2 questions. First मैं attempt कैसे करता हूँ कि मैं पहले ना क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि reflect the crucial message conveyed by the author of the passage. तो इसमें ये crucial message के बारे में पूछ रहा है। So पहले फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं।
The emissions humans put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century and onwards. Technological change, meanwhile, मतलब such kind of words you need to मतलब mark them कि meanwhile, moreover, signifies, इस तरीके के words, therefore, but, so you have to mark those words because उसके बाद से ना कुछ स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं जो कि आपके आंसर को फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगी. टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल कुड मेक अ फ्यूचर transition away from fossil fuel cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emission at huge cost or suffering through the effects of unabated warming. मतलब ये क्या and businesses that do not hedge against the threat of uncertain outcome fails. The world cannot afford such recklessness on climate change. अब मेनली एमिशंस के बारे में भी यूज़ कर रहा है और ये कह रहा है कि हम टेक्नोलॉजिकल चेंज कर सकते हैं बट उससे ये नहीं पता कि वो हेल्प करेगी हमें फॉसिल फ्यूल के यूज़ से को अबॉर्ट करने में और या फिर मतलब वो हेल्प नहीं भी कर सकती. यानी कि वो हमारे पास दो चॉइसेस छोड़ती है, या तो हम एमिशन करते रहें और चीप प्रोडक्ट यूज़ करते रहें या फिर कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाए इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द एमिशंस. और बिजनेसेस जो कि इस थ्रेट जो अनसर्टेन थ्रेट है इसके अकॉर्डिंग नहीं चेंजेस करते अपने आप में, वो फेल हो जाते हैं. सो क्रूशियल मैसेज अगर आप देखें तो मैं क्वेश्चन में ना राइट आंसर नहीं ढूंढता, मैं ये ढूंढता हूँ कि कौन सा रॉन्ग है जिसे मैं इजीली काट सकता हूँ. तो जब मैं काटता हूँ तो जो राइट आंसर है वो ऑलरेडी आ जाता है. ये कह रहा है कि बिजनेसेस दैट कॉज एमिशन मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पॉल्यूशन इन फ्यूचर. इस तरीके की कोई भी बात नहीं करी गई पैसेज में पे करने की या फिर इस क्लोज डाउन करने की. तो सबसे पहले मैंने इसे काटा. उसके बाद था द ओनली सॉल्यूशन इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज. ओनली वाले जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं वो तो मैं सबसे पहले काटता हूँ. और ऐसा नहीं है कि ये रेकलेस एटीट्यूड है. द थिंग इज दैट कि ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अलावा बिहेवियरल चेंज भी तो हो सकता है ना, मतलब इट्स नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल. Third, since future technological change is uncertain, new industries should be based on renewable energy resources. क्या पूरे पैसेज में कहीं पे भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात की गई है? नहीं की गई है. सो ये काटा. अब सी, वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी. अब ये बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है. क्यों? ये क्या कह रहा है कि अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने की बात करेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने का वेट करेंगे कार्बन एमिशन को टैकल करने के लिए, तो ये वाइज स्ट्रेटजी नहीं है. हमें कुछ किन्हीं और चीज़ों पे भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी चेंज जब तक होगा, लेकिन उससे पहले हमें खुद और क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ अप्रोच है ऑफ गिवन बाय इंडिया, दीज काइंड ऑफ चेंजेस विच वी कैन मेक, बिहेवियरल चेंजेस. तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का अगर हम वेट करते रहे तो ये एक वाइज स्ट्रेटजी नहीं होगी. और ये भी यही कहना चाह रहा है कि अगर हम टेक्नोलॉजिकल चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है ना कि वो फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ को कम करे और हो सकता है ना भी करे. तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चेंज एक वायबल ऑप्शन तो नहीं है कि ये करेगा ही, मतलब इट विल रिड्यूस द एमिशंस शॉर्टली. नहीं, ऐसा नहीं है. सो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, पैसेज को करोगे, तो यू विल बी बेटर इक्विप्ड टू टैकल दीज क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स. ये क्या कह रहा है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स. सब्सटेंशियल चेंज इन लाइफस्टाइल कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट दिस आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट. हमें पता है कि अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो हम हेल्थ प्रॉब्लम्स और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, बट आइडिया इम्पॉसिबल लगता है. क्यों? विद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी परसीव्ड एज हैविंग नेग्लिजिबल इफेक्ट, देयरफॉर लीड टू इनर्शिया. विद हेल्थ ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक डिफरेंसेस बिटवीन लाइफ एंड डेथ. कि एनवायरमेंट के केस में हम मान सकते हैं कि इंडिविजुअल का एफर्ट बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, बट हेल्थ के एस्पेक्ट में अगर एक इंडिविजुअल अपने चेंजेस करता है तो वो उसकी लाइफ और डेथ के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. And yet bearing a few there seems to be the same collective lethargy towards making their choices. हमें ये पता है कि इंडिविजुअल का हेल्थ के एस्पेक्ट में डिसीजंस लेना या चेंजेस करना उसकी लाइफ को कितना ज़्यादा बेहतर कर सकता है, बट ये पता होने के बावजूद भी बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं. सो इसमें पूछा है कि मोस्ट रैशनल अजम्पशन क्या है. तो ऑथर ने क्या अज्यूम करके ये बात बोली है? ऑथर ने क्या ये अज्यूम किया कि इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स. इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कही गई है. इस
बात तो इस बारे में हो रही है ना कि इंडिविजुअल अपने चेंजेस क्या कर सकता है एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट में और हेल्थ के एस्पेक्ट में। तो गवर्नमेंट की जॉब की बात नहीं कही गई, गवर्नमेंट का जॉब कटा। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेड। और पहली लाइन में क्या करें कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे क्या करें कि हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेड। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है तो दैट विल कॉज द हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये भी कटा। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लेड टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग। ऑथर ने इस बारे में तो कहीं बात नहीं कि इसका इम्पैक्ट हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल या इस लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, नहीं। सो बचा क्या? वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। बिल्कुल, इफ वी विल नॉट मेक changes in our lifestyle then we will pay more on cure rather than on instead of prevention. So इस तरीके से हमें क्वेश्चन को डील करना है कि जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि यार कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल नहीं जा सकता इससे, तो आपको राइट आंसर पे पहुंचने में ज़्यादा आसानी होगी। बट इफ़ यू विल ट्राई टू फाइंड द राइट आंसर, तो मतलब मैं तो ये अप्रोच फॉलो करता हूँ यार, इट कैन डिफर पर्सन टू पर्सन एंड ऑन द बेसिस ऑफ वट लॉजिक दे अप्लाई इन द एग्जाम हॉल. सो this is it for this video. If you want to make how I solve all the reading comprehensions and in the मतलब कैसे हम उसको attempt करें, किस तरीके से उसे follow करें, तो do let me in the comment section. I'll make separate video on that part. So thanks for this video. We'll see you in the next video. Thank you for watching.